नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश त्रिवेदी आप सभी का परिश्रम यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी 26,000 प्लस आ चुकी हैं, जिसके लिए आपको यह निशुल्क बैच परिश्रम कंपटीशन क्लासेस की ओर से दिया जा रहा है, जिसकी मैथ और रीजनिंग और हिंदी की क्लासें आप सभी तक लगभग पहुंच ही चुकी होंगी। आज ये जो क्लास है ये जीएस की क्लास है। इसमें आपको यह पता चलेगा कि जीएस के क्वेश्चन एसएससी जीडी में किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। आप सभी को पता है 80 क्वेश्चनों का ये पेपर होता है, जिसमें से आपके मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन और जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं जीएस के, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। यह शिफ्ट 1 है, जो पिछले साल अभी इसी साल जो पेपर हुआ था 2023 वाला, ये 1/2/2023 को पेपर हुआ था, उसकी पहली शिफ्ट में जो 20 क्वेश्चन आए हुए हैं इनके बारे में आपको बताया जाएगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और किन की क्या महत्व है हमारे लिए। देखते हैं 1873 ईस्वी में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज, आप सभी लोग जानते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है, तो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ज्योतिबा फूले। क्या नाम इनका है? ज्योतिबा फूले। इनका यदि पूरा नाम कहें जो महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। इनका पूरा नाम महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। और इनको महात्मा की उपाधि आप जानते हैं, इन्होंने महिला संरक्षण, बाल विवाह पर रोक, बाल विवाह पर रोक और विधवा पुनर्विवाह आदि के क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। और इनकी माता का नाम आप जानते हैं सावित्रीबाई फूले। इनकी माता का नाम क्या है? माता का नाम सावित्रीबाई फूले है। आप जानते हैं ये भारत की प्रथम शिक्षिका, महिला शिक्षिका बनी, भारत की प्रथम महिला अध्यापिका। भारत की प्रथम महिला अध्यापिका कौन थी? सावित्रीबाई फूले। और गोविंद राव इनके पिता का नाम है। इनके पिता का नाम क्या है? गोविंद राव। आप गोपाल हर देशमुख, और आप जानते हैं इनकी एक पुस्तक बहुत फेमस है, गुलामगिरी पूछी जाती है किसकी पुस्तक है, तो आप कहेंगे पुस्तक है इन्हीं की। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? तो ज्योतिबा फूले की है। ठीक है। और गोपाल हर देशमुख, इनको आप जानते हैं ये भी एक साहित्य से जुड़े हुए, ये समाज सेविकी से जुड़े हैं। इन्हें लोक हितकारी के नाम से जाना भी जाता है। किसे लोक हितकारी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितकारी के नाम से जाना जाता है। एक इनकी पुस्तक है हितेच्छु। इनकी पुस्तक का नाम है पुस्तक हितेच्छु। तो आपसे पूछ ली जाती है हितेच्छु जो समाचार पत्रिका है ये किसके द्वारा लिखी गई? ये समाचार पत्रिका के नाम से भी जानती जाती है, समाचार पत्रिका। समाचार पत्रिका इनकी है हितेच्छु। आप, और ये कौन है? लोक हितकारी के नाम से जाने जाते हैं, गोपाल हरि देशमुख। तो आप सभी को पता चल गया होगा 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवप्रयाग में कौन सी नदी भागीरथी से मिलती है? तो आप बताएंगे देवप्रयाग। आप जानते हैं पंच प्रयाग
पंच प्रयागों में से एक है देवप्रयाग। आप पंच प्रयाग किसे कहा जाता है तो आप जानते हैं पंच प्रयाग में विष्णु प्रयाग आता है, विष्णु प्रयाग आता है। विष्णु प्रयाग के बाद हम लोग देखते हैं, विष्णु प्रयाग के बाद आपका नंद प्रयाग आता है, नंद प्रयाग के बाद आपका रुद्र प्रयाग आता है, रुद्र प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग आता है और कर्ण प्रयाग के बाद देव प्रयाग आता है। तो ये प्रयाग जो हैं ये पंच प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। और आपको बताना है कि देव प्रयाग में कौन सी नदी आकर भागीरथी से मिलती है। अब आप जानते हैं गंगा की जो मुख्य नदी है, गंगा की जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा के नाम से भी कौन सी जानी जाती है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी के नाम से जानी जाती है। तो इसमें कौन सी अलकनंदा नदी आकर मिलती है। आप जानते हैं दो नदियां, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। ये है अलकनंदा नदी, अलकनंदा, और ये है भागीरथी नदी। ये दोनों नदियां जब देवप्रयाग में मिलती हैं तभी यहीं से क्या होती है, यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। तो गंगा का कोई उद्गम नहीं हुआ, गंगा का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अन्य नदियों की अब बात करते हैं, कोसी नदी। कोसी नदी आप जानते हैं नेपाल से निकलती है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक के नाम से भी जानी जाती है। आप बताएंगे दामोदर नदी कहाँ का शोक कही जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी कहाँ का शोक कही जाती है। तो दामोदर नदी आप जानते हैं कहाँ से शोक कही जाती है, तो पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती है दामोदर नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये असम का शोक कही जाती है। किसका शोक कही जाती है। हालांकि अब ये नदियां शोक का कार्य नहीं करती हैं, अर्थात इन पर बहुत सारे बांध बना दिए गए हैं जिनसे अब बाढ़ नहीं आती है। यमुना नदी आप जानते हैं, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तरकाशी जिले से निकलती है। और ये किसकी सहायक नदी है, गंगा की ही सहायक नदी है, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। और घाघरा नदी आप जानते हैं, घाघरा नदी को काली शारदा या शारदा नदी या इसका एक नाम और है सरयू, ये तीनों नाम इस घाघरा नदी के हैं। आप जानते हैं घाघरा नदी ही मिलती आके है, और घाघरा नदी आप जानते हैं नेपाल से निकलती है। तो घाघरा नदी, काली शारदा, सरयू नदी सभी एक ही हैं। ठीक है, तो आप समझेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलकनंदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और रखरखाव प्रबंधन की देखभाल कौन करता है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और विकास, रखरखाव और प्रबंधन का देखभाल कौन करता है। पहला ऑप्शन है भारतीय इस्पात एवं प्राधिकरण, दूसरा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, तीसरा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण। आप बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा इसमें से आंसर सही होगा। तो आप बताएंगे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसके द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के विकास का रखरखाव और प्रबंधन किया जाता है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। आप जानते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था, किसके द्वारा लिखी गई, कौटिल्य के द्वारा। आप जानते हैं कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, चाणक्य भी है, चाणक्य। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, इन्हीं का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। और आप जानते हैं ये चंद्रगुप्त के क्या थे, प्रधानमंत्री और गुरु भी थे। तो इन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई। अर्थात इस अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, राजनीति के बारे में जानकारी दी गई, राजनीति के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें बहुत ज्यादा अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बताया गया है। मेगास्थनीज आप जानते हैं ये चंद्रगुप्त के ही समय में यूनान का जो राजदूत था ये आया था। विशाख दत्त भी आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौटिल्य। अगला देखते हैं, किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज मतलब 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट 3.0 फीट मीटर चौड़ा होता है। आप सभी लोग जानते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा परिचित होंगे। ये कौन सा है, क्रिकेट है।
और क्रिकेट जो है ये इसकी जो मैदान का जो जो आयताकार क्षेत्र होता है और उसके बीच में खेला जाता है, उसकी जो पिच की लंबाई होती है वो 22 गज की होती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? संरक्षण की बात करा जा रहा है। संरक्षण, आप संरक्षण जानते हैं कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत यह बताया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के बीच में संरक्षण। आप जानते हैं 22 में संरक्षण है और अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराध के निरोध में संरक्षण। अपराध जब आप कोई करते हैं, अपराध के समय जो आपको संरक्षण प्रदान किए जाते हैं वो अनुच्छेद 20 में है। और 22 में क्या है, आपकी यदि गिरफ्तारी होती है तो इसमें 3 प्रकार के आपको संरक्षण प्राप्त होते हैं, वो उसमें बताया गया है। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 में क्या बताया गया है? संसद मूल अधिकार संबंधी नियम बना सकती है। आप जानते हैं मूल अधिकार संबंधी नियम कौन बना सकता है? नियम बना सकती है संसद। और यह वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 47, और आप जानते हैं अनुच्छेद 35 जो है मूल जो अधिकार हैं, मूल अधिकार जो हैं ये भाग 3 में बताए गए हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक बताए गए हैं। यही प्रकार हम अनुच्छेद 47 की बात करें तो 47 ये डीपीएसपी का है, डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसका जो वर्णन है भाग 4 में है। और अनुच्छेद जो है आपका, ये आपका 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह पोषण स्तर और शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो उपचार हैं वो राज्य को प्रभावित करावे या उसकी जिम्मेदारी बनती है इन चीज़ों की व्यवस्था वो करे। इसी प्रकार अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 क्या है? आप जानते हैं अनुच्छेद 10 में नागरिकता के बारे में बताया गया कि आपकी नागरिकता कब तक वैलिड रहेगी? जब तक आप कोई जघन्य अपराध नहीं करते हैं तब तक आपकी नागरिकता वैलिड रहेगी। आप जानते हैं नागरिकता जो है, नागरिकता भाग 2 में बताया गया है, भाग 2 में। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो आप कहेंगे नागरिकता जो है 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। और 10 में बताया गया है कि आपकी नागरिकता कब तक बनी रहेगी? जब तक आप कोई जघन्य अपराध नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की विवाहित महिला द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार किस हिंदू माह में मनाया जाता है? आप जानते हैं हिंदू माह में जो प्रथम माह होता है उसे किस नाम से जानते हैं? चैत माह से जानते हैं। और इसी माह में कौन सा मनाया जाता है? राजस्थान में विवाहित महिलाओं द्वारा गणगौर का वार्षिक त्योहार जो मनाया जाता है चैत माह में मनाया जाता है। और अंतिम माह पूछ लिया जाए, अंतिम माह कौन सा होता है? तो अंतिम माह जो होता है फाल्गुन होता है। अंतिम माह हिंदी का कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। तो आप ये थोड़ा सा जानेंगे, हिंदी के माहों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। अगला देखेंगे ग्रीष्मकालीन 2020। ये देखिए ये कुछ करंट अफेयर के पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये करंट अफेयर जो है आपको जो नई अभी सेट आएंगे आगे तो उसमें नए करंट अफेयर के क्वेश्चन डाले जाएंगे। ये कुछ पुराने क्वेश्चन है, आप इनको देखने का प्रयास करेंगे। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? चीन ने, रूस ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ग्रेट ब्रिटेन ने। तो इसका आप सभी को आंसर पता होगा, चीन ने ही जीता था। लेकिन यहीं पर आप देखिए इस क्वेश्चन को यदि हम नए तरीके से देखना चाहें या प्रेजेंट टाइम के करंट अफेयर के देखना चाहें तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन ये आ सकते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन से बने? और आप जानते होंगे इनको बहुत अच्छे से, क्या नाम है इनका? नीरज चोपड़ा। और आप जानते हैं नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं, भाला फेंकने में इनको स्वर्ण पदक मिला है। तो आप इनको थोड़ा सा याद रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से नए क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष इसमें से कौन सा है? आपको बताना है जीएसटी है, माल और सेवा कर है, उपहार कर है, संपत्ति कर है। ये आपको बताना है कौन से इसमें
अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आप जानते हैं माल और सेवा कर, माल और सेवा कर और उपहार कर और संपत्ति कर, ये तीनों टैक्स जो हैं ये प्रत्यक्ष कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर। आप जानते हैं आयकर, आयकर भी कैसा एक कर है, ये भी एक प्रत्यक्ष कर है। जबकि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। आप जानते हैं जीएसटी 17 उपकरों और 23 अधिभारों को मिलाकर बनाया गया है जीएसटी। तो जीएसटी कितने हैं, 17 उपकरों और 23 अधिभारों से मिलकर बना है। आप जानते हैं जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ। और भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया, सर्वप्रथम असम ने लागू किया। और सबसे अंत में या अंतिम में किसने लागू किया, तो अंतिम में जो लागू किया है वो जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस समिति के आधार पर, तो समिति कौन सी थी, समिति किस समिति के आधार पर इसका गठन किया गया था, तो विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। आप जानते हैं 17 उपकर और 23 अधिभारों की जगह पर क्या आया है, जीएसटी आया है। ये इसी में समाहित है और ये एक ऐसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप जानते हैं इसके अध्यक्ष कौन है, आप जानते हैं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। वैयक्तिक प्रयोज्य आय, हालांकि वैयक्तिक प्रयोज्य आती होती, वैदिक नहीं है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग और आपको यहां पर बताना है क्या आएगा, और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च किया जाता है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय क्या होती है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय, आपको इसके बारे में आपको बताना है। हालांकि बहुत जगह पर प्रयोज्य आय को ही लिख दिया जाता है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। आप जानते हैं वैयक्तिक प्रयोज्य आय जो होती है वो 3 चीज पर निर्भर करती है। एक तो उपभोग पर प्रयोग करती है, एक आयकर पर, और तीसरा जो होता है आपकी बचत। इन 3 चीजों पर यह निर्भर रहती है, उपभोग, आयकर और बचत। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बचत। माल और सेवा कर पर नहीं, बिक्री कर पर नहीं, ब्याज पर नहीं, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं। आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, बचत। ये वैयक्तिक प्रयोज्य आय यही होती है। इसका जो सूत्र आता है वैयक्तिक प्रयोज्य आय का सूत्र, यदि हम देखें, इसका जो सूत्र होता है वो होता है आय में जो प्रत्यक्ष कर होता है, प्रत्यक्ष कर घटा दिया जाता है, प्लस इसमें उपभोग जुड़ा होता है, उपभोग होता है, और प्लस इसमें बचत जुड़ी होती है, बचत होती है। तो ये 3-4 चीजों से मिलकर ये क्या बना होता है, हमारा वैयक्तिक प्रयोज्य आय बनी होती है। इसका सूत्र होता है आय माइनस प्रत्यक्ष कर प्लस उपभोग प्लस बचत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और काम कर रहे हैं और 7 काम कर रहे हैं, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं, बेटा 7 नहीं होगा यहाँ पर, 7 मजदूर जो हैं, 7 मजदूर काम कर रहे हैं, तो अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं। कहने का मतलब है यदि यहाँ पर 4 मजदूरों की जरूरत है किसी कार्य को लेकर और वो कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं, यदि मजदूर कार्य कर रहे हैं 7 मजदूर कार्य कर रहे हैं, और वो जो 3 मजदूर हैं अतिरिक्त, ये कितने मजदूर बचे, 3 मजदूर किस तरह की बेरोजगारी को ग्रहण कर रहे हैं, इनको किस तरह की बेरोजगारी कहा जाता है, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, रचनात्मक बेरोजगारी, और यहाँ पर रचनात्मक नहीं संरचनात्मक होना चाहिए, संरचनात्मक बेरोजगारी, और चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, और एक और लिख लो आप, कोई और बेरोजगारी लिख लेना। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सही होगा इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी होगा। यहाँ पर ऐच्छिक बेरोजगारी लिख लीजिएगा, ऐच्छिक बेरोजगारी। थोड़ा सा ऑप्शन ये गलत हो गया है, कोई बात नहीं। तो इसमें आपका कौन सा होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, आप जानते हैं यह बेरोजगारी ज्यादातर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, कृषि क्षेत्र में।
कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। आप जानते हैं कृषि में एक से ज्यादा लोग भी होते हैं तब भी उतना ही उत्पादन होता है, और यदि उससे कम भी होंगे तो भी कम ही उत्पादन, उतना ही उत्पादन होना है। इसीलिए यदि 4 मजदूरों की जरूरत है, यदि घर में 10 लोग हैं और 4 ही लोगों के लिए इतना ही खेत है तुम्हारे पास कि 4 ही लोग उसमें काम कर सकते हैं, तो 6 लोग जो होंगे वो क्या होंगे? वो किस बेरोजगारी के शिकार होंगे? वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार होंगे। चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है? चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी होता है यदि कहीं पर उत्पादन हो रहा है, उत्पादन, कहीं पर डिमांड है, डिमांड का मतलब आप जानते हैं खपत, यदि खपत है तो उत्पादन हो रहा है, यदि खपत नहीं है, मंदी चल रही है, मंदी चल रही तो उत्पादन नहीं हो रहा है। जब उत्पादन हो रहा होगा तब हमको लोगों की आवश्यकता होगी, हमको नए लोगों की आवश्यकता होगी, तब हम लोग क्या कर रहे होंगे? तब हम लोगों को अपनी कंपनी में दाखिला दे रहे होंगे, लोगों को हम लोग अपनी कंपनी में ज्वाइन करा रहे होंगे। लेकिन जिस समय मंदी चल रही होगी उस समय क्या होगा? उस समय हम लोग अपने यहाँ से मजदूरों को निकाल रहे होंगे। तो यही होती है चक्रीय बेरोजगारी। किसी समय में क्या हो जाता है? किसी समय में जब उत्पादन में या खपत में, जब खपत में बढ़ोतरी होती है तो उत्पादन में बढ़ोतरी की जाती है। भाई जब खपत बढ़ोतरी होगी तब उत्पादन में बढ़ोतरी की जाएगी, और तब लोगों की आवश्यकता होगी क्योंकि उत्पादन बनाना है, तब हम लोगों को, नए लोगों को क्या करेंगे? अपनी कंपनी में शामिल करेंगे। और जब मंदी चल रही होगी, उत्पादन में कमी चल रही होगी, भैया उत्पादन करना ही नहीं है, तो हमारे यहाँ जो मजदूर लगे होंगे उनको भी निकाल देंगे कि भैया इस समय मंदी चल रही है। तो ये होती है चक्रीय बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी ये होती है कि ये हमारी टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। जैसे मान लो अभी पुराने जमाने में स्कूटर चल रहा था, स्कूटर, लेकिन अब स्कूटर की जगह पर सब मोटरसाइकिलें आ गई हैं, एक्टिवा, मतलब स्कूटियां आ गई हैं। तो नई पीढ़ी में अब नई मोटरसाइकिलें आ गई, लेकिन जब स्कूटर का जो मिस्त्री था, या तो उसको अपने आप में डेवलप करना पड़ा, लेकिन यदि स्कूटर का मिस्त्री अपने आप को डेवलप ना कर पाता, स्कूटर का ही मिस्त्री रह जाता, तो वो किस बेरोजगारी को ग्रहण कर रहा होगा? संरचनात्मक। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो पुराना जो काम चल रहा था उनका काम बंद हो गया, क्योंकि नई पीढ़ी आ गई। जैसे आप समझते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा टेलीविज़न का स्कोप चलता था, लेकिन अब टेलीविज़न की जगह बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो यही क्या होती है, जो ये चीज़ बीच में जो आती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। और ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? ऐच्छिक बेरोजगारी ऐसी होती है यदि आपको प्रचलित मूल्य पर काम मिल रहा हो और फिर भी आप काम करने को नहीं जा रहे हैं। जैसे आप अमेरिका में देखते हैं, जो विकसित देश हैं, ज़्यादातर यहाँ पर प्रचलित मूल्यों में काम मिल जाता है, लेकिन लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो तब भी काम नहीं करने जाते हैं। वो बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? ऐच्छिक बेरोजगारी के नाम दिया जाता है। तो आप कुछ बेरोजगारी हैं, बहुत प्रकार की बेरोजगारी होती है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे इनके बारे में और आगे क्लासों में जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चूना, पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कौन सा विध रूप है या किसका विधिक रूप है? किसका विधिक रूप है? ठीक है, किसका विधिक रूप है? तो आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसका विधिक रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड का नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नहीं, कैल्शियम फॉस्फेट का नहीं। इसका सही जो आंसर होगा चौथा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सीवी चंद्रशेखर को किस नृत्य में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? आप जानते हैं जो सीवी चंद्रशेखर हैं, इनके वो भारतनाट्यम के लिए क्या दिया गया था? इनको बहुत ज्यादा इन्होंने योगदान किया, इनको पद्म भूषण दिया गया। और आप जानते हैं भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का एक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु। आप इसी प्रकार कुचिपुड़ी बताएंगे कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, इसी प्रकार आप बताएंगे कथक कहाँ का है और मणिपुरी कहाँ का है। तो आप कथक जानते हैं उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है? कथक है। मणिपुर का क्या है? मणिपुर का क्या है? मणिपुरी है। और कुचिपुड़ी आप लोग बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। अगला देखते हैं भैया, क्षारक लाल लिटमस को परिवर्तित कर देता है। तो आप जानते हैं क्षार जो होता है, क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, नीला। ठीक है,
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? प्रदूषण, उच्च राजस्व संग्रह, सतत विकास या आर्थिक विकास। आप जानते हैं औद्योगिक विकास की जो हानि है वो क्या है? प्रदूषण। आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? ये देखो पुराना क्वेश्चन थोड़ा सा है, लेकिन आप जानते हैं जो 2022 में बने थे तो 23 ही आया, अभी भी वही राष्ट्रपति हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन सी हैं? द्रौपदी मुर्मू। आप जानते हैं पहली आदिवासी भारतीय महिला बनी है जिनका हम क्या, जिनका नाम है क्या? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आप जानते हैं रामनाथ कोविंद इससे पहले थे, आप सभी लोग जानते होंगे रामनाथ कोविंद इससे पहले थे। अगला देखते हैं, कौन कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की मात्र एक कड़ी है? आप सभी लोग जानते होंगे कैबिनेट जो कैबिनेट मंत्री होते हैं और राज्यपाल, इनके बीच की कड़ी कौन कहलाता है? मुख्यमंत्री कहलाता है। और आप जानते हैं जो मुख्यमंत्री होता है वो भारत का वास्तविक नहीं होता है। कैसा होता है? वास्तविक नहीं होता है, औपचारिक प्रधानमंत्री, मतलब औपचारिक कार्यकारी होता है। लेकिन हमारे यहाँ माना कौन सा जाता है? माना जाता है राज्यपाल। कौन माना जाता है? राज्यपाल। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की आप भूमिका जानते हैं किस प्रकार से राज्य के अंतर्गत होती है। अगला देखते हैं, 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला था? तो उस समय मनोज पांडे ने संभाला था और अभी भी आपके बने हुए हैं। अगला देखते हैं, नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो आप जानते हैं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को बनाया गया था और ये भी आज भी हैं, बने हुए हैं। अगला देखते हैं, अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो अलरमेल वल्ली जो हैं किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो आप जानते हैं भारतनाट्यम के हैं। आपको अभी बताया है कथकली कहाँ का नृत्य है? ये असम का नृत्य है। ओडिसी कहाँ का नृत्य है? आप सभी लोग जानते हैं उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो आपको ये 20 क्वेश्चनों के माध्यम से ये पता चला होगा कि एसएससी जीडी जो पुराने हमारे पेपर हो चुके हैं उसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जो आपने करंट अफेयर के क्वेश्चन देखे यहाँ पर परिवर्तित करके कुछ इस साल के जो इस वर्ष में करंट अफेयर के क्वेश्चन आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं उनको लाने का प्रयास किया जाएगा। इससे आप अपनी इतनी समझ बढ़ा सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या तैयारियां हैं और किन किन चीज़ों पर हमको तैयारी करनी है। इसके जो अगली शिफ्ट है वो बहुत ही जल्दी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।